तुम सिर्फ मेरी हो। बारात हाल में पहुंची तो सलीम साहब ने निकाह ख्वाह को निकाह शुरू करने का कहा। इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ देर रुक जाएं। खालदा बेगम ने एक नज़र तमाम मेहमानों को और फिर जुनैद के साथ बैठी मलाइका को देखकर सलीम साहब से कहा, जो इनके इंतज़ार करवाने की वजह से अच्छे से समझते थे। कारी साहब आप शुरू करें। और उनकी किसी भी बात को अहमियत दिए बगैर सलीम साहब ने कारी साहब से कहा, जो इस बात में सर हिलाते अपना रजिस्टर खोल चुके थे। मैंने कहा ना, ये निकाह अभी शुरू नहीं होगा। सलीम साहब पर अपनी बात का कोई असर होता ना देखकर खालदा बेगम ने सब के सामने खड़े होते गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तो कारी साहब के साथ साथ बाकी सब भी हैरत और नासमझी से उनके चेहरे की तरफ देखने लगे। खालदा क्या बदतमीज़ी है ये, खामोशी से बैठ जाओ। सलीम साहब ने लफ्ज़ों के साथ साथ आंखों में भी सख्ती समोते इन्हें तमाशा करने से रोका। क्यों रहूं मैं खामोश, पहले भी आप दोनों ने अपनी मर्ज़ी से उस शादी का फ़ैसला किया और मेरी एक ना सुनी, और अब भी आप मुझे खामोश करवा रहे हैं, जबकि मैंने आपको बताया था कि जब तक ये लोग मेरी सारी बातें मान नहीं लेते ये निकाह नहीं होगा। खालदा बेगम ने सलीम साहब का हाथ झटकते गुस्से से चीखते हुए कहा, तो मलाइका ने एक नज़र जुनैद की तरफ देखा, जो खुद भी खालदा बेगम के एकदम बदलने वाले रवैये पर हैरान था। बहन आप मेहरबानी करके बैठें और बताएं, आपकी जो भी डिमांड हुई हम लोग पूरी करने के लिए तैयार हैं। महमूद साहब मलाइका के वालिद ने सब मेहमानों के सामने अपना तमाशा बनता देखकर बात संभालने की कोशिश की। हमारी कोई डिमांड नहीं है, आप बैठे हों। कारी साहब आप शुरू करें। खालदा बेगम के बजाय सलीम साहब ने जवाब देते महमूद साहब को मुतमिन करते बैठने का इशारा किया। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ ये निकाह कैसे होता है। जुनैद उठो कर चलो। सलीम साहब की हद दर्मी देखते उन्होंने कहने के साथ ही जुनैद का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ खींचा। प्लीज़ अम्मी, मैं मलाइका को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपको इतना ही मसला है ना तो आप यहाँ से जा सकती हैं। उनका हाथ झटकते इन्हें इस कदर हकारत और तकब्बुर से बात करता देखकर जुनैद ने वापस मलाइका के साथ बैठने का फ़ैसला सुनाया तो खालदा बेगम ने एक अफसोस भरी नज़र जुनैद पर डाली। शादी से पहले ही बीवी के ग़ुलाम बन गया और मैं देखती हूँ आपके तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर इस कमज़ात लड़की को मेरे घर में कैसे लेकर आती हो। जुनैद की हरकत पर गुस्से से पागल होते उन्होंने ऊंची आवाज़ में किसी की परवाह किए बगैर कहा, और दुआ खालदा की बेटी के रोकने और समझाने के बावजूद भी वहाँ से निकल गई। कारी साहब आप शुरू करें। खालदा बेगम के रवैये पर शर्मिंदगी से सबसे माज़रत करते उन्होंने कहा, तो महमूद साहब जो पहले ही 5 बेटियों के साथ गुर्बत के बोझ में दबे थे, उन्होंने बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने के डर से किसी किस्म का कोई मुदाखलत किए बगैर मलाइका के सर पर हाथ रखा, जो माँ बाप की मजबूरी की वजह से खालदा बेगम को इतनी कड़वी बातों के बाद सिर्फ जुनैद के साथ देने पर अकरार में सर हिला चुकी थी। बेहुदा इंसान पता नहीं खुद को क्या समझता है। ज़रूर उनको लाउंज में छोड़े वो कमरे में आ चुकी थी और अब पिछले 1 घंटे से इधर उधर टहलते इसे बुरा भला कह रही थी, जो इसका बड़ा हाई देकर किसी बदमज़गी से बचने के लिए अपने कपड़े लेकर आर्यन के कमरे में जा चुका था। दिल कर रहा है मुंह तोड़ दूँ इसका। थक हार कर बेड पर बैठती इसने एक बार फिर से ज़रूर की बात याद आने पर इसे कोसा और साइड टेबल पर पड़े मोबाइल पर नज़र पड़ते इसे उठाकर देखने लगी, जिसमें सिम के साथ साथ नेट भी चल रहा था। तभी नूर ने कुछ सोचते हुए एक नज़र लाउंज में देखा और फिर वर्ड सेट करते ऐप भी ऑन की, क्योंकि आज सुबह से ही इसे जैन की फ़िक्र हो रही थी, जिसको वो इन सारे मामलात में बिल्कुल भी भूल चुकी थी। अर्जे मैसेजेस में जाती वहाँ इतने दिनों में इसका एक ही मैसेज ना देखकर पहले तो नूर की हैरानगी हुई और फिर इसे इतने दिनों से ऑनलाइन ना देखकर नूर के हवास सही मायनों में अड़े। तभी इसने जल्दी से मैसेज टाइप करती इसे सेंड किया, जिसका जवाब 15 मिनट के गुजरने के बाद भी नहीं आया। अर्जे कहाँ हैं आप? एक बार फिर से मैसेज टाइप करती उसने सेंड किया, पर अभी भी दूसरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर इससे मज़ीद परेशानी हुई। अल्लाह अर्जे ठीक हो, दिल से दुआ करते इसने कुछ मैसेजेस टाइप करके इसे सेंड किया, मगर 2 घंटे मुसलसल इंतज़ार के बाद दूसरी तरफ खामोशी पर नूर के दिल में खौफ सा बैठ गया कि कहीं ज़रूर ने आरजे को कुछ कर दिया ना कर दिया हो, क्योंकि उस रात जब वो जैन से बात कर रही थी तो ज़रूर उसके कमरे में आते ही इसे धमकी देकर गया था, जिस पर नूर ने अब गौर किया। अल्लाह पाक प्लीज़ आप मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ मत दीजिएगा, बस एक बार अर्जे मुझे अपनी खैरियत का बता दे, मैं दोबारा कभी उनसे बात नहीं करूँगी। आंखों में नमी लिए उसने दुआ की और फिर से मैसेज टाइप करते इसे सेंड किया। खाना नहीं खाना? आज वो मोबाइल में मगन थी। जब ज़रूर ने कमरे में आते पूछा नहीं,
उसकी आवाज़ पर एकदम से मोबाइल इसके हाथ से छूटकर कंबल में गिर गया। क्या हुआ, डर क्यों रही हो? इसकी घबराहट पर ज़रून ने जांचती नज़रों से इसे देखा, जिसकी रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। कुछ नहीं, और मुझे भूख नहीं है, जल्दी से अपनी आंखों को हाथ से साफ करते इसने जवाब दिया। और ज़रून ने वापस जाने के बजाय कदम उसकी तरफ बढ़ाए, जिसकी नज़र अब अपने मोबाइल पर थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उसके करीब बैठते ज़रून ने नरमी से पूछा तो नूर ने उसका अपने चेहरे की तरफ हाथ बढ़ता झटका। मैं रोऊं या हंसूं तुम्हारा मसला नहीं है, इसलिए दोबारा किसी भी बहाने से मुझे छूने या मेरे पास आने की कोशिश मत करना। गुस्से में नज़रों में गुस्से और लहजे में सख्ती लिए उसने ज़रून के एक बार फिर से भड़काया। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हें छूने का, और मेरी तरफ से बाहर में जाओ तुम। इसकी बात पर ज़रून ने अपनी सबकी छुपाने के लिए गुस्से से कहा और उठकर कमरे से चला गया। तो नूर ने FB लॉग आउट करते अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ज़रून की नज़र मोबाइल पर नहीं पड़ी। ये दोनों आज घर आ जाएं, ऐसे तो ये साफ़ करूँगी इन बाप बेटे की सारी ज़िंदगी याद रखेंगी अपनी बेइज्जती पर। तलतमाते उन्होंने पर्स उठाकर ज़ोर से बेड पर फेंका। मैं देखती हूँ कैसे वो लड़की मेरे घर में कदम रखती है। और सलीम बहुत बार निकल आए हैं ना उसके हार, वो ये नहीं जानता कि खालदा बेगम ऐसे ही कांटा अच्छे से जानती है। जूते उतार के एक तरफ फर्श पर फेंकते उन्होंने सोचा और उठकर जुनैद के कमरे की बढ़ी, जैसे उसने कुछ घंटों पहले यह बहुत प्यार से मलाइका के लिए सजाया था। जिस चीज़ से मेरी मर्ज़ी शामिल ना हो मैं वो हर चीज़ बर्बाद कर दूंगी, बेशक वो किसी का कमरा हो या ज़िंदगी। दरवाज़ा खोल कर आगे बढ़ते उन्होंने साइड पर लगी सुर्ख फूलों की लड़ियों को हाथ में पकड़कर ज़ोर से खींचा तो वो एक सेकंड में ज़मीन बोस हो गई। फिर भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। तभी उन्होंने कमरे में बड़ी सजावट की चीज़ों को बारी बारी उठाकर फर्श पर फेंका और कुछ ही सेकंड में कमरे का नक्श बगाड़ के इसके दिल को कुछ सुकून मिला। मलाइका बीबी, तुम एक बार मेरी दस्तरत में आओ, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तसव्वुर में मलाइका के चेहरे को लाते खालदा बेगम ने टेबल पर पड़े आखिरी बुके को हाथ मारते खुद कलामी की और अपनी तेज़ होती सांस को बहाल करते वहाँ से निकलकर कमरे में आ गई। ज़रून के जाते ही नूर ने मोबाइल उठाते हुए, जहाँ अभी भी जैन का कुछ अता पता नहीं था, पता नहीं कहाँ है, खुद कलामी करती उसने FB को लॉग आउट किया और उठकर बाहर आ गई ताकि ज़रून को शक ना हो। क्या बना रहे हो? किचन में इसे मसरूफ़ देखकर नूर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। जहर बना रहा हूँ, खाओगी? ज़रून जो पहले ही अपने बाजू में होने वाली दर्द से बेजार था और अब कुछ मिनट पहले नूर के रवैये और भूख की वजह से मज़ीद अकड़ाहट से बोला, नहीं ये तुम ही खाओ, मैं अपने लिए खुद ही बना लूँगी। उसने बॉल में मौजूद अंडों को देखती अपनी नाक पकड़ी, तो मेरे लिए भी बना दो प्लीज़, मेरे बाजू में दर्द है और भूख भी बहुत लगी है। ज़रून ने उसकी बात सुनती अपने लहजे में नमी लाते अपना मसला बताया। मैं नौकर नहीं तुम्हारी जो तुम्हारे लिए भी बना दूं। इसके चेहरे पर तकलीफ या असरात देखने के बावजूद भी नूर ने नरमी को कोई भी गुंजाइश रखे बगैर धड़क के जवाब दिया। फ्री से आटा निकाल कर शेल्फ पर रखा। इसने दोपहर में आटा गूंदा था। तो ज़रून ने कोई भी जवाब देने की बजाय खामोशी से हाथ से अंडों को फ्राई पैन में अंडेला, जो पहले से ही वो ऑयल गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख चुका था, और रिहा से चमचा इसे हिलाती इसकी नज़रें नूर पर थी और रोटी बेलकर तवे पर डाल चुकी थी। अच्छी बनी है। आटों को प्लेट में निकालते ज़रून ने तारीफ़ की तो नूर ने मुंह बसोड़ते आटे को वापस फ्रिज में रखा। मैं हर चीज़ ही अच्छी बनाती हूँ, इसलिए अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे मक्खन लगाकर तुम अपने लिए भी रोटी बनवा लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी। महारे से रोटी को आग पर सेकती इसने ज़रून के अरमानों को पानी फेरा। इसलिए समझ रहा था कि इसे खामोश देखकर नूर के दिल में रहम आ जाएगा। मैंने बस तारीफ़ की है, इसके अलावा मुझे घर की बनी रोटी वैसे भी पसंद नहीं। फ्रिज से ब्रेड निकाल कर टोस्ट में गर्म करने के लिए रखते ज़रून ने कंधे उचकाते जवाब दिया। प्रिंसेस के लिए दूध निकाल के इसके बोल में डाला, जो अभी भी उठकर किचन से आई थी। तो तुम्हें बनाकर कौन देगा? तुम्हारी माँ, जिसका अभी तक मुझे क्या शायद दुनिया में किसी को भी इल्म ना हो। सालन निकाल कर गर्म करते नूर को एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी गलत बात कर चुकी है। क्या बकवास किए तुमने? उसकी बात सुनते ही ज़रून ने उसका बाजू वहीं से अपनी तरफ किया जो ओवन में सालन रख रही थी। क्या? उसके गुस्से की परवाह किए बिना नूर ने ना समझे से इसे देखा। क्या कहा है अभी तुमने मेरी माँ के बारे में? उसके जबड़ों को अपने हाथ में दबोचे इसने आंखों में सख्ती लिए सवाल किया तो नूर ने इसका हाथ उठाने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ, मुझसे दूर हो। अपनी गलती मानने के बजाय उसने हाथ नरमी दिखाते जवाब दिया तो ज़रून गुस्सा निकालने के लिए पास पड़ा गिलास उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर मारा तो
नूर ने अपने मुंह पर हाथ रखते खुद को चीखने से रोका। क्या समझती हो तुम खुद को कि मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं, तुम्हारी हर बात पर खामोश हो जाता हूँ। तो तुम जो चाहो कह सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। तो मैं मिस नूर, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि ज़रून अली अगर खामोश होना जानता है तो खामोश करवाना भी इसे अच्छे से आता है। इसलिए दोबारा कोई भी बात करने से पहले 1000 बार सोच लेना, खासकर मेरी माँ के बारे में। आंखों में इंतहा की सख्ती गुस्सा लिए उसने आखिरी बार नूर को वारन किया, जो इसकी आंखों में फैली दहशत और सुर्खी देखकर कोई जवाब देने की बजाय खामोशी से इसे देखने लगी। जो अब लंबे दाग बढ़ते आर्यन के कमरे में जाते दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर चुका था। मलाइका को लेकर वो सब घर पहुंचे तो खालदा बेगम के कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर जुनेद ने उस जानब कदम बढ़ाए। तमाम मेहमानों को देखो, दुआ तुम भाभी को लेकर कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी माँ को देख कर आता हूँ। जुनेद को रोकते उन्होंने खुद कमरे की जानब कदम बढ़ाए और कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा जो अंदर से लॉक था। खालदा दरवाज़ा खोलो। उन्होंने मेहमानों की वजह से आस्तगी से दस्तक दी, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर उन्होंने बाद में इन्हें देखने का सोचते अपना रुख लाउंज की जानब किया। जुनेद के साथ मेहमानों को देख सकें आ जाएं। भाभी दुआ ने दरवाज़ा खोलते अंदर देखे बगैर मलाइका से कहा, जो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अंदर दाखिल हुई। तो मेहमान ने कमरे का हशर देखकर मुस्कुराहट के साथ उसके कदम भी रुके। ये कमरे को क्या हुआ? दुआ ने भी इसके पीछे ही अंदर दाखिल होते वहाँ मौजूद तमाम चीज़ों को बिखरा देखकर हैरानगी से कहा। खालदा बेगम का सोचते ही खामोश हो गई। आप साथ वाले कमरे में आ जाएं, जब तक ये चीज़ें वगैरह उठा लेती हूँ। मलाइका के चेहरे के भीगे पड़ते रंग देखकर दुआ ने बात संभालने की कोशिश की और इसे साथ लेकर दूसरे कमरे में आ गई, जहाँ कुछ और मेहमान भी बैठे थे। ज़रून के जाते ही नूर ने एक नज़र फर्श पे बिखरे कांच को देखा और प्रिंसेस को, जो दूध पीने के बाद लाउंज में किचन में आ चुकी थी। नो प्रिंसेस, अंदर नहीं आना, बाहर जाओ। इससे पहले कि प्रिंसेस अपना पाँव कांच पे रखती, नूर ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए इसे उठाया। अभी लग जाता ना तुम्हें, तो तुम्हारे इस जुलाद मालिक को फिर से मुझे बातें सुनाने का मौका मिल जाना था। इसे उठाकर कमरे में लाते नूर ने ज़रून के गुस्से को खाइफ होते प्रिंसेस से कहा और इसे बेड पे बिठाते वही बैठने का कहते खुद वापस किचन में आ गई ताकि कांच उठा सके। पता नहीं क्या समझता है खुद को, हरूस कहीं का। कांच उठाती वो मसलसल ज़रून को बुला कह रही थी कि जो तब से खुद को कमरे में बंद किए बैठा था। उफ, अब तो मेरा भी कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। कांच उठाने के बाद उसने बाकी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखकर हाथ धोए शेल्फ पर ज़रून के बजाय बनाए हुए अंडों को देखते सोचा, वैसे मैंने भी गलत बात की, मुझे ऐसे उसकी अम्मी के बारे में नहीं कहना चाहिए था। अम्मी कमरे के बंद दरवाजे को देखकर नूर ने खुद कलामी की और अपनी गलती सुधारने के लिए उसने ज़रून के बाजू में दर्द का याद आते पर फ्रीज से आटा निकाल कर 2 रोटियां बनाई और सालन गर्म करते तमाम चीज़ें से ट्रे में रख कर कमरे में ले आई, जहाँ ज़रून के आने की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। क्या करने आई हो अब? एक नज़र इसकी तरफ देखकर ज़रून ने माथे पर तेवरी डाली। वो तुम्हें भूख लगी थी इसलिए मैं खाना लेकर आई हूँ। ट्रे साइड टेबल पर रखते नूर ने हत्तल-ए-इम्कान खुद को गुस्सा करने से रोका। मुझे भूख नहीं और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। एक नज़र ट्रे में रखी चीज़ों को देखकर ज़रून ने अपनी नाराज़गी बरकरार रखते हुए कहा और तुम्हारा से अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। लेकिन पहले तो तुम्हें बहुत भूख लगी थी, अब मैं खाना ले आई हूँ तो तुम नखरे कर रहे हो। इसके सामने सोफे पर बैठते हुए नूर ने न चाहते हुए भी नरमी का मुजाहरा किया तो ज़रून को इसकी इतनी मेहरबानी हजम नहीं हुई। पहले थी भूख, अब नहीं है। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जब भूख लगी मैं खुद बनाकर खा लूँगा। नूर से बात करते वो अपने लहजे की तलखी को चाहते हुए भी कम नहीं कर पाया था और मुझे भी कोई शौक़ नहीं चढ़ा तुम्हारे लिए खाना बनाने का या तुम्हारी मिन्नतें करने का। मेरी तरफ से बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी भूख। ज़रून के गुस्से से बात करने पर नूर ने भी धड़क कर कहा और ट्रे वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मेरा ही दिमाग ख़राब था जो इस खरूस और बद दिमाग इंसान के लिए खाना लेकर चली गई। ज़रून के इनकार पर नूर ने कमरे में आती अपनी मेहरबानी पर खुद को खोसा उस नज़र प्रिंसेस पर डालते जो सुकून से सो रही थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मोबाइल उठाकर ऐप भी ऑन की, जहाँ अभी भी अर्जी का कुछ अता पता नहीं था। अर्जी कहाँ हैं आप? नूर ने फिर से मैसेज टाइप करते सेंड किया और FB ऑन छोड़े ही वज़ू करने वाशरूम की जानब बढ़ी ताकि ईशा की नमाज़ पढ़ सके। वज़ू करके वो बाहर आई तो मोबाइल की बार बार होती टून पर मतवज्जा होते उसने जल्दी से कदम साइड टेबल की जानब बढ़ाई। मोबाइल उठाकर देखा जहाँ अर्जे के 10-12 मैसेज मौजूद थे। जैसे देखते नूर की जान में जान आई कि वो ठीक है। कहाँ थे आप? मैं कब से मैसेज कर रही थी। जैन के तमाम मैसेजें पढ़ने के बाद जिसमें उसने नूर की शादी की वजह से मैसेज न करने का बताते इसे मुबारकबाद दी। नूर ने गुस्से और नाराज़गी वाले मुझे लगाते मैसेज सेंड किया। नाराज़ मुझे होना चाहिए ना कि तुम्हें। तुम खुद अपनी शादी में इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे भूल गई और मैसेज तक नहीं किया। मैं तो बेचारा इंतज़ार करता रह गया कि तब तुम मैसेज करो कब मैं तुमसे बात करूँ।
मसूमियत बड़े इमोजी लगाकर ज़ैन ने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया तो नूर की आंखें पानियों से भर गई, पर वो जाकर भी ज़ैन को ज़रून के बारे में न बता सकी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से ज़ैन किसी मुसीबत में फंसे। क्या हुआ, कहाँ गई आप? कुछ देर इसके जवाब का इंतज़ार करने के बाद ज़ैन ने पूछा तो नूर ने अपनी आंखें साफ की, यही हूँ, बस आपको इतना कहना था कि मैं अब दोबारा आपसे बात नहीं करूँगी। इसका मैसेज पढ़ते ही नूर ने फैसला करने में 1 सेकंड लगाया था ने क्यों, क्या तुम्हारे शौहर ने मना किया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर पहले बात और थी, पहले मैं किसी के निकाह में नहीं थी इसलिए आपसे बात कर लेती थी, पर अब जबकि मैं किसी के निकाह में हूँ तो मुझे इसे धोखा नहीं दे सकती। बेशक हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है, फिर भी मेरा आपसे बात करना ठीक नहीं। उन्होंने मैसेज टाइप करते सेंड किया और दूसरी तरफ से जवाब का इंतज़ार करने लगी। ठीक है, वो बहुत अच्छा फ़ैसला किया तुमने। 20 में तो ये मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो, फिर भी अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकती हो। ज़ैन ने मुस्कुराहट वाले इमोजी लगाकर नूर को सेंड किया तो इसके अपने अंदर भी एक सुकून की लहर दौड़ गई जैसे वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। एक आखिरी रिश्ते को ख़त्म करते नूर की हर उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, तभी उसने ज़ैन की तरफ से किसी जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही FBA हमेशा के लिए लॉग आउट किया। खामोशी से अपनी आंखों को बंद किए कुछ देर सुकून से अपने फ़ैसले के बारे में सोचने लगी जो आज पहली बार इसने ज़रून के लिए किया था। मैं चाहती तो तुमसे बदला लेने के लिए ज़ैन से बात कर सकती थी, पर मैंने आज तुम्हारी खातिर से छोड़ा क्योंकि आप तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे शौहर हो। बेशक नाम के लिए सही, पर जो रिश्ता मेरे लिए चुना है इसलिए मैं इससे भी कभी भी बदज्यादती नहीं करूँगी, चाहे मैं अभी तुम्हें खुद पे कोई ना हक ना दूँ, जितनी मर्ज़ी तुमसे लड़ूँ, पर ज़िंदगी में कभी भी मैं किसी और के साथ कोई रिश्ता रख कर ना तो मैं अपनी ज़ात को गंदा करूँगी और ना ही इस आड़ में तुमसे बदला लूँगी। मैंने आज तमाम फ़ैसला अपने रब पर छोड़ दिए हैं। जो तुमने किया है मैं चाहकर भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। ज़रून को तसव्वुर में लाए हुए उसने कहा और एक लंबी सांस लेते अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश की और क्लाक पर 11 बजते देखकर उठकर नमाज़ पढ़ने लगी। दुआ में कमरा साफ़ करने के बाद मलाइका को वहाँ लाकर बैठाया। खुद उमर के बुलाने पर उसकी बात सुनने चली गई तो मलाइका ने उसके जाते ही कमरे का जायज़ा लिया जिसमें कुछ देर पहले सब कुछ बिखरा हुआ था। पता नहीं क्या समझती है खुद को ये औरत, लेकिन मेरा नाम भी मलाइका है। नाक से लकीरें ननकवा दी तो मेरा नाम बदल देना। खुद कलामी करते उसने अपनी और अपने माँ बाप की इस बेइज्जती का बदला लेने का इरादा किया और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जल्दी से सर झुकाते बैठ गई। तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर में ब्याह कर आ गई हो तो खालदा बेगम इसे जीत जाओगी? जुनैद की बजाय सुनाना आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा तो सामने खालदा बेगम अपने पूरे जलाल के साथ खड़ी से घूर रही थी। तो आपको क्या लगता है मलाइका हारने के लिए पैदा हुई है? जवाब की बजाय उसने नदर होकर इनके सामने खड़े होते सवाल किया तो खालदा बेगम उस मासूम नजर आने वाली लड़की की 1.5 गज की ज़बान देखकर थोड़ा बुखलाई, फिर जल्दी ही खुद पर काबू पाती फिर से गोया हुई। और मतलब कम ज़ात होने के साथ साथ तुम काफ़ी बदज़ुबान भी हो। एक नज़र उसके माथे पर पड़ते बल देखकर खालदा बेगम ने अपनी कमर पर हाथ रखते तंज किया। जी बिल्कुल, लेकिन मेरी बदज़ुबानी का लेवल आपसे थोड़ा नीचे ही है सासू माँ। मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ रहकर ये लेवल आपके मुताबिक कर सकूँ। मलाइका ने चेहरे पर मासूमियत से जाए जितनी आराम से खालदा बेगम को आग लगाई वो इतनी ही तेज़ी से इसके ऊपर जबकि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझसे ज़ुबान चलाती है। अपने दोनों हाथ इसके गले की जानब बढ़ाते उन्होंने चीखते हुए कहा तो मलाइका ने अपने बचाव के लिए इन्हें पीछे की जानब धक्का दिया। खबरदार दोबारा मुझ पर हाथ उठाया या मुझे यूँ चलाई तो मैं सारे लिहाज भूल कर आपको और आपकी औकात का याद दिलाने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी। उंगली उठाते खालदा बेगम को सख्ती से वारन करते वो जल्दी से आंखों में आंसू लिए जुनैद की जानब बढ़ी जो अभी भी शोर की आवाज़ पर कमरे में आया था। जुनैद देखिए आंटी मुझे मारने की कोशिश कर रही है, मलाइका ने बाकायदगी रोते हुए बताया तो जुनैद ने हैरत से खालदा बेगम की तरफ देखा जो उसकी मर्जी की होशियारी पर खुद भी हैरान थी। अम्मी क्या हो गया आपको, क्यों आप मलाइका को मार रही थी? जुनैद ने खुद से ला करते खालदा बेगम के करीब आते पूछा तो उन्होंने नफी में सलाह लाया। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि ये खुद खालदा बेगम ने वजाहत देनी चाहिए, मगर उससे पहले जुनैद ने हाथ उठाते इन्हें रोका। प्लीज़ अम्मी अब मज़ीद कोई बात करके खुद को मेरी नज़रों में और मत गिराइएगा। अगर आपको मलाइका पसंद नहीं तो मेहरबानी होगी इससे दूर रहें। हाथ जोड़ते हुए उसने खालदा बेगम से कहा जिसकी नज़रें पीछे खड़ी मलाइका पर थी जो जुनैद की बातों पर मुस्कुराते हुए अफसोस में सर हिलाते उनको मज़ीद तपश दिला रही थी। जुनैद की बात सुनते हुए मलाइका के सामने अपनी एक न चलती देखकर खालदा बेगम कुछ कहे बगैर ही दूसरे में बड़ी कमरे में आ गई जहाँ सलीम साहब कपड़े तब्दील करने के बाद कुछ देर आराम करने के। कहाँ थी तुम?
उनके धर्म से दरवाज़ा बंद करने पर उन्होंने आंखें खोलते सवाल किया। जहन्नम में गई थी, गुस्से से तलतमाते उनका बस नहीं चल रहा था कि वो हर चीज़ को आग लगा दें, तो फिर वापस क्यों आई हो, वहीं रुक जाना था। सलीम साहब ने उनके गुस्से की परवाह किए बगैर बात को मजाक का रंग दिया तो खालदा बेगम ने खा जाने वाली नज़रों से इन्हें देखा। बहुत बातें आ गई हैं आपको, और मैंने कहा था ना जो फैसला करना है सोच समझ कर करिएगा, पर नहीं, आपको तो बस बेटे की ख्वाहिश पूरी करने की पड़ी थी। बड़ा कह रहे थे ना कि आपके बहुत अच्छी है मलाइका, बहुत मासूम, उसके मुंह में तो ज़ुबान ही नहीं। अब मैं अगर आपको आपकी प्यारी बहू के करतूत बता दूं तो अपने बेटे की तरह आप भी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मुसलसल कमरे में चक्कर लगाते उन्होंने अपने नसीब को कोसा। अच्छा बस करो, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, इसलिए सुकून से बैठ जाओ। जो होना था वो तो अब हो गया। सलीम साहब ने इन्हें समझाने की कोशिश की, पर उनकी बात सुनते ही खालदा बेगम को पतंगे लग गए। मैं कभी भी सुकून से नहीं बैठूंगी, और जब तक ये लड़की मेरे घर में है मैं इसे भी सुकून नहीं लेने दूंगी। गुस्से से चीखते उन्होंने सलीम साहब का हाथ झटका और उठकर बाही सेन में चली गई। उफ, ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। उनके जाते ही सलीम साहब ने सोचा, थकावट की वजह से मजीद किसी बहस में पड़ने की बजाय सुकून से कंबल ओढ़े सोने की कोशिश करने लगे। सुबह नूर की आंख प्रिंसेस के बोलने से खुली, जो इसके करीब बैठ इसे जगाने की कोशिश कर रही थी। क्या मसला है तुम्हें? उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते नूर ने करवट बदली और क्लॉक पर नजर बढ़ती वहां 12 बजे देखकर वो फौरन से उठ बैठी। अल्लाह, इतना टाइम हो गया? अपनी बात समेटते इसने प्रिंसेस को देखा, जो शायद भूख की वजह से इसे जगा रही थी। भूख लगी है? इसे उठाकर अपनी गोद में बिठाते नूर ने पूछा, तो वो अपनी मखसूस जुबान में बोलते इसकी गोद से निकलकर बाहर चली गई। लगता है जलाद अभी तक सो रहा है। कमर साइड पर करते वो बाहर आई। जरूर कमरे का दरवाजा बंद देखकर खुद कलामी करते किचन की जानब बढ़ी, जहां अभी भी प्रिंसेस अपना बाउल मुंह में उठाकर लाई थी। दूध पीना है? नूर ने इसे फ्रिज के पास बैठा देखकर सवाल किया, जो अब उसकी बात सुनने के बाद अपना बाउल नीचे रखते गोल गोल चक्कर काट रही थी। ये क्या है? फ्रिज के करीब आती इसके दरवाजे पर एक चिट लगी देख नूर ने इसे उतारा और प्रिंसेस को बेचैन देखकर इसे खोलने की बजाय पहले दूध निकाल के इसके बाउल में डाला, फिर इस चिट को खोलते बाही चेयर पर आ बैठी। मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है, टाइम से खाकर मेडिसिन खा लेना, और मैं शाम 5 बजे तक आ जाऊंगा। तुम तैयार रहना, मैं वापस आकर तुम्हें मार्केट लेकर जाऊंगा, ताकि तुम कल यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपनी किताबें और बाकी सामान ले सको। कागज़ पर लिखे अल्फाज पढ़ते इसको ज़रून की हरकत पर हंसी आई, जो सिर्फ अपनी नाराज़गी के इजहार के लिए इसे जगाने की बजाय ये चिट फ्रिज पर लगा कर गया था। तोबा, कितनी गंदी लिखाई है, शक्ल से ही इन पर लगता है और अकल के खाने में भी लगता है भरोसा। बोसा बुढ़ा है जो सेल पर वैसे करने की बजाय अपनी खूबसूरत लिखाई में पैगाम लिखकर फ्रिज पे लगा गया। 2-3 बार पढ़ने के बाद भी जब नूर को आखिरी 2 लफ्ज़ की समझ न आई, तो इसने बेजारी से कहते चट टेबल पर रखी उठ के कमरे में चली गई, ताकि फ्रेश होकर नाश्ता कर सके। ज़रूर अपना काम वगैरह ख़त्म करने के बाद आर्यन के पास आ गया, जो आज सुबह ही कराची से वापस आया था। तो फिर कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? चाय का कप उसके सामने रखते आर्यन ने चाय पीछे करके उसके करीब बैठते हुए पूछा, तो ज़रूर ने जवाब देने की बजाय कप उठाकर चाय का सप लिया। क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो? सब ठीक है ना? और भाभी इसे संजीदगी से चाय पीते देखा आर्यन को फिक्र हुई। बाहर में गई तुम्हारी भाभी कसम से इतनी बदतमीज़ और बददिमाग लड़की है कि इसे मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती। कब जोर से टेबल पर पकड़ते पटखते इसने नूर का जिक्र सुनते ही गुस्से से कहा। हाँ, तो ये बात थी। वैसे शक्ल से तो वो काफ़ी मासूम लगती है। आर्या ने ज़रून की तरफ देखे बगैर तबसरा किया। शक्ल से ही मासूम है, वैसे तो पूरी चुड़ैल है, जिसे रख ले। मुझे ताना मारती है कि ना पूछूं, ये तुमने कब इसे इतनी गौर से देखा जो तुम्हें पता है कि वो मासूम लगती है? ज़रूर ने जवाब देने के साथ ही इसकी बात पर गौर करते हुए बुरुश चुकाते पूछा, बस करो यार, मैंने क्यों गौर करना है? वैसे अंदाज़ा लगाया कि मासूम है, तभी तुम्हारे जाल में फंस गए। चालाक होती तो कोई ना कोई हल निकाल ही लेती। आर्या ने आसानी से अपनी बात मुकम्मल की, ये सोचते बगैर कि ज़रूर को उसकी बात कितनी बुरी लगी है। मैं कोई जाल में नहीं फंसाया, पसंद थी मुझे तो सीधा साधा निकाह किया, बेशक ज़बरदस्ती ही पर तुम्हारी तरह किसी को झूठी उम्मीदों और दिलासों में नहीं रखा। ज़रूर ने उसकी तबीयत साफ़ करने में 1 सेकंड लगाया। अपना मोबाइल और चाबी उठाते उसकी मज़ीद कोई नसीहत या बकवास सुनने से पहले ही उठ खड़ा हुआ। अब क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? इसे उठता देखा आर्या ने फिर खड़े होते हुए पूछा, जहन्नम में जा रहा हूँ। मैं यहाँ कुछ देर आराम सुकून के लिए आया था, ताकि तुमसे बात करके अपने दिमाग का कुछ बोझ हल्का करके सुकून। तुम्हारी फजूल बकवास ने मेरा मज़ीद दिमाग ख़राब कर दिया। इसके कंधे पर हाथ रखते अपने हर रास्ते से हटाते हुए इसके रोकने पर भी नहीं रुका जा रही है। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके।